बूढ़े सेठ की जवान बेवफा पत्नी। शंभू काफ़ी गरीबी में दिन गुजार रहा था। सारे दिन मेहनत मजदूरी करके जो कुछ उसे मिलता था उससे सिर्फ उसके परिवार का खर्च ही पूरा हो पाता था। एक तरफ तो शंभू को चारों ओर से गरीबी की चादर में ने लपेट रखा था, ऊपर से उसके यहाँ 4 बेटियाँ पैदा हो गई थीं। गुजरते वक्त के साथ साथ बेटियाँ जवानी की दहलीज पर पैर रख चुकी थीं, लेकिन पैसे के अभाव में वह अपनी एक भी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सका था। गरीबी की बैसाखियाँ थामे शंभू इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसे अपनी बच्चियों की शादी करनी है तो उसे ढेर सारी दौलत चाहिए, जो उसके पास थी ही नहीं। शंभू को रात दिन अपनी बेटियों की शादी की चिंता घेरे रहती थी। वह सेठ किशोरी लाल के यहाँ माल ढोने का काम करता था। एक दिन उसने सोचा कि वह अपने मालिक से इस विषय में बात करे, शायद वह उसकी मदद कर दे। किशोरी लाल की उम्र लगभग 50 वर्ष की थी। वह शक्ल का काफ़ी भद्दा लगता था, मगर उसकी दौलत ने उसके इस भद्देपन को ढक रखा था। शंभू उसके ऑफिस में आया और झुककर उसका अभिनंदन किया। किशोरी लाल ने चेहरा उठाकर उसकी ओर देखते हुए कहा, कहो शंभू, कैसे आना हुआ? मालिक, बोलो, आपके पास एक आशा लेकर आया था। शंभू ने कहा, आपकी मदद से एक गरीब का भला हो जाएगा। कुछ बताओ तो सही शंभू। मालिक, शंभू ने कहा, मुझ अभागे की 4 बेटियां हैं और सभी जवान हो रही हैं। यदि आप मुझे कुछ रुपया एडवांस दिला दे तो मैं अपनी एक बेटी के हाथ पीले कर दूं। वह धन आप मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। किशोरी लाल कुछ पलों तक सोचता रहा, फिर बोला, शंभू, जी मालिक, बैठो। शंभू डरता हुआ सामने पड़ी कुर्सी में से एक पर बैठ गया। किशोरी लाल ने अपने सामने रखे इंटरकॉम का एक बटन दबाया और कहा, 2 चाय भिजवा दो। किशोरी लाल के इस रूप को देखकर शंभू मन ही मन बौखला गया। उसकी समझ में नहीं आया कि यह सब क्या है। वह उसके लिए चाय क्यों मंगवा रहा है। बात शंभू की समझ में नहीं आई, क्योंकि उसने सुन रखा था कि किशोरी लाल अपने सामने किसी को बैठाना भी पसंद नहीं करता। फिर उसे बैठने के लिए क्यों कहा, क्यों उसके लिए चाय मंगवा रहा है। ऐसे ही ढेर सारे सवालों का तूफान उसे मथने लगा। वह विचारों में खोया हुआ था, तभी एक नौकर एक सुंदर सी केतली में चाय रखकर चला गया। पास ही 2 कप रख गया था। सेठ किशोरी लाल ने अपने हाथों से चाय बनाई, एक कप शंभू की ओर बढ़ाया। लो शंभू, चाय पियो। मालिक, शंभू ने कहा, मैं भला आपके सामने चाय कैसे पी सकता हूँ? कहा राजा भोज और कहा गंगू तेली। यह आप क्या कर रहे हैं? आपके पास अपनी एक छोटी सी दरख्वास्त लेकर आया हूँ। आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। शंभू, जी मालिक, तुम बेफिक्र होकर चाय पियो। किशोरी लाल ने कहा, बाद में हम उस विषय में बातें करेंगे। डरते डरते शंभू चाय पीने लगा। ट्रे में बिस्किट रखे थे, मगर उसने उनमें से कोई बिस्किट उठाया नहीं। उसने अपने जीवन में कभी यह नहीं सोचा था कि वह एक दिन सेठ किशोरी लाल के साथ बैठकर चाय भी पी सकता है, जिसके कई मिल हैं और न जाने कितने किस्म के व्यापार हैं। चक्कर उसकी समझ में नहीं आया। एक बार उसने यह अवश्य सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि सेठ किशोरी लाल जी की विधुर है, अपने साथ उसकी बेटी का विवाह करना चाहता हो, लेकिन अपने इस ख्याल को उसने अपने दिल में से निकाल दिया। भला उसके ऐसे भाग्य कहाँ कि जो उसकी बेटी इतने बड़े घर में चली जाए। इसी पशुपेश में उसके चाय का कप खाली करके वापस ट्रे में रख दिया। किशोरी लाल ने भी चाय समाप्त कर ली। उसके बाद किशोरी लाल ने शंभू की ओर मुखातिब होते हुए कहा, शंभू, जी मालिक, शायद आप यह जानते होंगे कि गत वर्ष हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था। किशोरी लाल ने बात प्रारंभ करते हुए कहा, जी मैं जानता हूँ शंभू जी। किशोरी लाल ने कहा, हमारे पास बेपनाह दौलत है, लेकिन कोई वारिश नहीं है। बस एक हमारा छोटा भाई है। जब तक इस धन का उपभोग करने वाला कोई न हो, तब तक यह सब बेकार है। जी मैं यह जानता हूँ। आप अपनी बेटी से जाकर बात कीजिए। किशोरी लाल ने कहा, यदि वो हमारे घर की लक्ष्मी बनना कबूल करे तो हमें प्रसन्नता होगी। हाँ,
आप एक बात भली भांति समझ लें कि आप पर किसी भी किस्म का कोई दबाव नहीं है। अगर वो स्वेच्छा से इस बात को स्वीकार करेगी तो हम आपको इतना धन देंगे कि न केवल आपकी हालत सुधर जाएगी बल्कि आप अपनी बाकी की तीनों बेटियों का विवाह भी बड़ी शान से कर सकेंगे। जी, शंभू हकलाता हुआ बोला। अब आप आराम से घर जाइए और अपने बच्चों से बातें कीजिए। यदि हमारी बात उन्हें ठीक लगे तो आप सुबह घर पर आ जाइए, बाकी बातें वहीं होंगी। जी, और शंभू वहाँ से उठकर चला गया। उसके चले जाने के बाद किशोरीलाल अपने ऑफिस कार्य में लग गया। शंभू प्रसन्नता से चलता हुआ अपने घर पर आया। उसने आते ही अपनी पत्नी से वह सब बातें कह दी जो किशोरीलाल ने उससे कही थी। किशोरीलाल की तरह उसकी पत्नी भी प्रसन्न हुई। उसे लगा कि उनके मुसीबत के दिन खत्म हो गए, लेकिन अगले ही क्षण उसने कहा, पूजा से पूछ लो, बुलाओ उसे। पूजा को उन्होंने वहीं बुला लिया। वहीं उनकी सबसे बड़ी बेटी थी। पूजा की माँ ने उससे कहा, बेटी, आज तेरे लिए मिल मालिक सेठ किशोरीलाल का पैगाम आया है। उसकी उम्र ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन जिन लोगों के पास धन होता है वो कभी बूढ़े नहीं होते। फिर भी उन्होंने यह कहा कि आप लोग अपनी बेटी से पूछ लें। हाँ, मैं अपनी ओर से यह कहूँगी कि यदि तुम उनके साथ शादी की हाँ कर लोगी तो न केवल हमारे दिन फिर जाएंगे बल्कि तुम्हारी बाकी तीनों बहनों के रिश्ते समय से और अच्छे परिवार में हो सकेंगे। तुम खूब अच्छी तरह से सोच लो, हमें सुबह बता देना। माँ ने काफ़ी प्यार भरे अंदाज में कहा। मम्मी, हाँ बोलो बेटी, इसमें सोचना क्या है? पूजा ने कहा। यदि मैं से किशोरीलाल से शादी कर लूँ और उनकी पत्नी बन जाऊँ तो निश्चित ही हमारे परिवार की दरिद्रता दूर हो जाएगी। इसमें मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। अपने परिवार की खातिर मैं यह बलिदान देने के लिए तैयार हूँ। शंभू और उसकी पत्नी ने बलिदान शब्द पर ध्यान ही नहीं दिया। वे दोनों बेटी की स्वीकृति पाकर प्रसन्न हो गए। उनकी आंखों के सामने तो नोटों का ढेर घूम रहा था। अगले दिन शंभू सुबह 9 बजे सेठ किशोरीलाल की कोठी पर पहुंचा। द्वारपाल ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वह जानता था कि वह सेठ जी के यहाँ काम करता है और किसी काम से आया होगा। वह लॉन की ओर बढ़ गया। सेठ किशोरीलाल लॉन में बैठा चाय पी रहा था। उसके हाथ में सुबह का समाचार पत्र था। उसके पास पहुंचकर शंभू ने नमस्ते की। उसकी नमस्ते का उत्तर देते हुए किशोरीलाल ने उसे सामने पड़ी कुर्सी पर बैठने का संकेत किया। शंभू सामने बैठ गया। सेठ किशोरीलाल के पास उसका छोटा भाई बाबूलाल बैठा था। उम्र यही कोई 17-18 वर्ष। बेहद खूबसूरत नौजवान, अंग अंग गठीला व कसरती। किशोरीलाल ने बाबूलाल से चाय बनाने को कहा। बाबूलाल ने चीनी दूध प्याले में डालकर चाय की पत्ती के ऊपर से पानी डालकर दिया और प्याले में चम्मच लगाकर प्याला उसकी ओर बढ़ा दिया। शंभू चाय पीने लगा। किशोरीलाल ने कुछ देर बाद समाचार पत्र एक ओर रख दिया और फिर उसकी ओर मुखातिब होते हुए कहा, कहिए, आपको क्या विचार है? जी, हम तैयार हैं, शंभू ने कहा। हमने स्वयं पूजा से पूछ लिया है, उसे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। गुड। जब शंभू ने चाय समाप्त कर ली तो किशोरीलाल शंभू को अपने साथ लेकर अंदर गया। अंदर आकर उसने शंभू को 2 लाख रुपए दिए और ढेर सारा जेवर दिया और साथ ही यह भी कहा, आप तैयारी कीजिए और आज से ही आप हमारी दूसरी कोठी में चले जाइए, वह खाली पड़ी है। सेठ जी, यह सब कुछ मैं कैसे लूँ? शंभू ने कहा, मैं बेटी वाला हूँ, बेटी वाले लेते नहीं देते हैं। आप चिंता न कीजिए, किशोरीलाल ने कहा। आप ऐसा कुछ मत सोचिए, मेरे पास अथाह दौलत है, इसमें 2-4 या 10-20 लाख निकलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप आराम से अपनी तैयारी कीजिए। हमारे नौकर आज ही आप लोगों को हमारी दूसरी कोठी में पहुंचा देंगे। कोठी पर आवश्यकता की हर चीज़ आपको मौजूद मिलेगी। बाकी 2-4 लाख रुपए कल आपके यहाँ पहुँच जाएंगे। सेठ किशोरीलाल का ससुर बनने लायक आप अपने आप को बनाइए। पैसे की कोई चिंता मत कीजिए। और हाँ, किशोरीलाल ने कहा, अब आपको फैक्ट्री जाने की आवश्यकता नहीं है। आराम से रहिए, दिल खोलकर पैसा खर्च कीजिए। शंभू ने मन ही मन अत्यधिक प्रसन्न था। उसने अपने जीवन में इस सभी स्वप्न में भी एक साथ नहीं देखा था। 2 लाख रुपए बैग में, ऊपर से जेवर। वह मन ही मन सोच रहा था कि घर जाकर इन नोटों को एक बार जी भर कर देखूंगा। कभी कभी वह सोचता था कि कहीं इतने नोटों को एक साथ में उसका हार्ट फेल न हो जाए। वह अपने आप को संभालने का प्रयास कर रहा था।
बाहर आकर किशोरी लाल ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर, इन्हें उनके घर ले जाओ और वहाँ से इनके परिवार को सामान सहित हमारे दूसरे बंगले पर पहुँचा देना तथा वहीं पर इनकी सेवा में रहना, जो आज्ञा सेठ जी। तब शंभू के दिल की धड़कनें बढ़ती चली जा रही थीं। उसे लगा यह सब स्वप्न है, हकीकत से उसका कोई संबंध नहीं है। शंभू ने अपनी उंगली दांत के नीचे देकर दबाई। दर्द हुआ तो वह समझ गया कि यह स्वप्न नहीं है, हकीकत है। ड्राइवर ने गाड़ी के पीछे का द्वार खोला और शंभू पीछे वाली सीट पर बैठ गया। ड्राइवर ने द्वार बंद किया और फिर गाड़ी स्टार्ट करने चला गया। शंभू ने ड्राइवर को अपने घर का पता बता दिया था। शंभू का तो जैसे भाग्य ही बदल गया था। तभी तो कहते हैं, स्त्रीय चरित्र पुरुष भाग्य देवो न जनाति कुतो मनुष्यम, अर्थात स्त्री के चरित्र और पुरुष के भाग्य के विषय में तो देवता भी नहीं जानते, फिर मनुष्य कैसे जान सकता है। ड्राइवर ने शंभू को लेकर जाकर उसके द्वार पर उतार दिया। शंभू बैग लेकर अंदर गया। उसकी पत्नी उसका इंतज़ार कर रही थी। उसके हाथ में बैग देखकर बोली, इसमें क्या है, आओ दिखाता हूँ। और उसने अंदर जाकर उस बैग को एक पुरानी सी मेज पर रखा और खोल दिया। बैग में 100-100 के नोटों की गड्डियाँ लगी पड़ी थीं। एक और कोने में जेवर पड़े थे। ये सब क्या है पूजा के पापा? यह सब हमारा है पूजा की माँ, शंभू ने कहा। सेठ जी ने कहा है कि तुम लोग शादी की तैयारी करो कल और पैसा मिल जाएगा। सेठ जी ने रहने के लिए अपनी एक कोठी भी दे दी है। आप सच कह रहे हैं पूजा के पापा? उसने गद्गद से पूछा। हाँ पूजा की माँ। शंभू की आवाज़ खुशी की वजह से काँप रही थी। शंभू की पत्नी ने उन नोटों के बंडलों को काफ़ी देर तक इस तरह से देखती रही जैसे फिर नोटों का यह ढेर उसे कभी दिखाई नहीं देगा। तभी ड्राइवर ने अंदर आकर कहा, आप लोग बंगले पर चलिए, सेठ जी ने कहलवाया है कि जो वहाँ ले जाने लायक आवश्यक सामान होगा वहाँ पहुँचा जाएगा। अच्छा भाई पूजा की माँ जी, इनसे कहो कि तैयार हो जाए, शंभू ने कहा। हम लोग बंगले पर चलेंगे क्या? अब हम उस बंगले में ही रहेंगे? हाँ भाई। और तब शंभू की पत्नी ने अपनी चारों जवान बेटियों को तैयार होने के लिए कह दिया। वे सब तैयार होकर गाड़ी में बैठे। ऊपर वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है, और शंभू के साथ ऐसा ही हुआ था। ड्राइवर ने उन लोगों को लाकर सेठ के बंगले पर छोड़ दिया और वहीं पर रुक गया। दूसरे नौकर किशोरी लाल का आवश्यक सामान उठा लाए। शंभू की पत्नी और लड़कियां पागलों की भांति महलनुमा बंगले को देख रही थीं। उनमें से किसी को भी यह विश्वास नहीं हो पा रहा था कि यह सब सच है। उनकी नज़र में यह सब स्वप्न था। तभी वहाँ एक आदमी आ गया। उसने शंभू को 2-3 दुकानों के पते बताए और कहा, इन दुकानों से आप लोग आवश्यकता की सब चीज़ें जितनी आवश्यकता हो खरीद लें, सेठ जी ने फ़ोन कर दिए हैं। अच्छा भाई। और इस तरह से 3-4 दिन तक वे खरीदारी करते रहे। कल तक जो शंभू मामूली मजदूर था जिसे कोई जानता तक नहीं था, आज सेठ शंभू कहलाने लगा था। उन सबके ठाठ निराले थे। उसकी बेटियां सजी धजी परियों सी लगने लगी थीं। खूबसूरत तो वे थी ही, दौलत आ जाने पर सोने पर सुहागा वाली कहावत चरितार्थ हो गई थी। शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। कोठी को दुल्हन की तरह सजाया जाने लगा और फिर बड़ी धूमधाम के साथ 1 माह बाद पूजा की किशोरी लाल की शादी हो गई। पूजा दुल्हन बनकर उस बंगले में आ गई। सेठ किशोरी लाल के बंगले पर पूजा का भव्य स्वागत हुआ। वह अपने कमरे में चली गई। पूजा फूलों से सुहाग सेज सजाई गई। रात्रि में पूजा अपनी सुहाग सेज पर आकर बैठी। कुछ ही देर बाद सेठ किशोरी लाल भी आ गया और वहीं हुआ जो सुहागरात में होता है। पूजा ने अपने परिवार की खुशियों के लिए सेठ किशोरी लाल से विवाह करने पर पत्र के समान ही हाँ कर ली थी, लेकिन एक शादी से वह मानसिक तौर पर जरा भी प्रसन्न नहीं थी। उसने तो केवल अपने परिवार की खातिर कुर्बानी दी थी। उसकी नज़र किशोरी लाल के भाई बाबूलाल पर थी, जिसे किशोरी लाल अपने पुत्र के समान प्यार करता था। सेठ किशोरी लाल जब फैक्ट्री चले जाते तो पूजा बाबूलाल के पास आ जाती, क्योंकि रिश्ता देवर भाभी का था, लेकिन इसीलिए उससे मजाक करने लगती थी। बाबूलाल सामाजिक तौर पर नादान था। उसे लोगों के पास उठने बैठने का पता ही नहीं मिला था। यहाँ तक कि उसकी शिक्षा भी घर पर हुई थी। जब पूजा उसके साथ छेड़छाड़ करती तो उसे अजीब सा महसूस होता। शरीर के अंगों में तनाव सा आ जाता था। कहानी आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करें, शेयर करें।